Hello, lads and ladies. How are you? This is Abdul Sadar. I'm a first year medical student at Ayub Medical College. आप यकीनन परेशान में होंगे और बड़ी टेंशन में होंगे। क्या हो गया? अब क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करें, MCQs कहाँ से करें, कौन से करें, कैसे करें और टेस्ट में क्या करें। आपको परेशान होना बनता भी है, बट हम हैं तो क्या गम, अपनी टेंशन नहीं लेनी। ये 2-3 दिन से मैंने अपने सीनियर से पूछ रहा था और जिन्होंने ईठा दिया था, जिन्होंने वो दिया था, और और भी लोगों से, अपनी टीचर से मैंने पूछा। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये ठीक नहीं भी हो सकती, गलत भी हो सकती है, लेकिन और आपको अगर ज़्यादा हेल्प ना भी दे, कम से कम थोड़ी हेल्प ज़रूर देगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे आपकी तैयारी जो हो रही है, उसके बाद मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि टेस्ट आपने उधर करना कैसे है और कुछ और नसीहतें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तैयारी पे देखिए, अभी तक फेडरल का आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। फेडरल से आपने जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, पंजाब से आपने जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। मैं केपी के लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, केपी के लड़कों और लड़कियों के लिए बात कर रहा हूँ। तो अभी आपने उनको साइड पे रख देना है। देखिए, पिछले साल मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि लास्ट 8 to 9 डेज मेरे थे और मुझे लड़कों ने कहा कि यार MCQs उधर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने इस तरह किया, मैंने केपी के बुक्स और उन सबको बुक्स को रिवीजन और इन चीज़ों को साइड पे रख के पंजाब की बुक्स मैंने उठा ली थी, मैंने उनको पढ़ लिया और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था लास्ट डेज में उनका। तो अभी भी एक रिस्क है, एक अच्छा रिस्क है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, पंजाब और फेडरल आप पढ़ चुके हैं, तो आपने उनको रखना है साइड पे। केपी की बुक्स आपने उठा लेनी है, ज़बरदस्त किस्म का एक रीड और ज़बरदस्त किस्म की एक रिवीजन उनकी कर लेनी है। MCQs आपने किधर से करने हैं आप ही अभी तक आप जो कर रहे थे, किप्स के कर रहे थे, आप बाकी चीज़ों के कर रहे थे। अभी अगर केम्यू के पास टेस्ट आ गया है तो आपने केम्यू की जो फेवरेट MCQs आपने उनकी तरफ जाना है। बायो के लिए आपने गोल्डन सीरीज़ ले लेनी है और फिज़िक्स के लिए आपने जीनियस ले लेनी है, केमिस्ट्री के लिए आपने चैम्पियन सीरीज़ ले लेनी है। ये तीनों के MCQs आपने इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी है। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी थी एनएमडीकेट वाले, मैंने कहा था कि इन बुक से दूर रहो। मुझे क्या पता था कि हालात दोबारा उसी फेस पे आएंगे, बट कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ज़रा जल्दी बताता हूँ। बायो में वो लोग बुक्स के यही लाइन्स ही उठाते हैं। बायो में आपको फ़ायदा है, आपको बहुत फ़ायदा है। अगर आप सोचे तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे फ़ायदा है। हमारे टेस्ट में किस तरह के MCQs भी आ जाते थे। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं इसको फेडरल से उठाया है, इसको पंजाब से उठाया है। आपके टेस्ट में इस तरह का कोई MCQs नहीं आने वाला। आपके टेस्ट में जो आएंगे अपने कोर्स से ही आएंगे और वो आपके लिए ईजी होंगे, क्योंकि KPK की या आप पंजाब से आप जिधर से भी आपकी सिर्फ एक बुक आपके लिए हो गई है, वो बहुत आसान चीज़ है, आपके प्रोविंशियल लेवल पर बनेगी, बहुत आसान है। मतलब बायो में आप जो एनएमडीकेट में हम स्कोर करते थे आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अभी आएंगे हम फिज़िक्स पे। फिज़िक्स केम्यू वाले बहुत फेवरेट MCQs बनाते हैं, हमारे फेवरेट नहीं, अपने फेवरेट। और आपने उन फेवरेट को कैसे वो करना है, आपने उनको कैसे हल करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर आपकी 56 MCQs है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें 30 जो MCQs होंगे वो आपके हल करने वाले होंगे, उनमें से हाफ तक MCQs आपके हल करने वाले होंगे, उनमें से जिनमें आपने वैल्यूज़ डाल के हल करना होगा इस तरह, या आपने कहीं फार्मूला में से कुछ निकालना होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 30 MCQs आपके इस तरह आने वाले हैं, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके रहें। फार्मूलाज वगैरह की सही ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है, कांस्टेंट और ये सारी चीज़ें, न्यूमेरिकल चीज़ें आपके सामने जितनी भी आती है उनको याद कर लेना है, रट्टा लगाना है इनका। सिंपल, मैं आपको इधर उधर की बात नहीं करता, सिंपल उनका रट्टा आपने लगाना है। जो कांस्टेंट्स है, जो वो है, उनमें तो याद कुछ हो ही नहीं सकता ना, रट्टी की चीज़ है, तो वही लगाना है आपने उनके ऊपर। केमिस्ट्री में भी आपके अगर आपके 56 MCQs है तो आपके 20 MCQs जो है ना वो आपके हल करने वाले होंगे। स्टाइकोमेट्री और ये बाकी चीज़ें, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालने, इसका, और ये आपके होने वाले हैं। और मे भी आपसे 1-2 MCQs आपके डिस्कवरी और इन चीज़ों की भी आ जाए। अगर प्रोवेंशियल लेवल है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, किसने की थी। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं आपके टेस्ट में। इंग्लिश तो आसान है, कंसेप्चुअल, दूसरे जो है उनकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, अभी एक और बात आपको बतानी थी कि आपने अभी जो 30 डेज़ है आपके, 15 डेज़ में 7, 7, 14 2 टेस्ट आपने दे देने हैं। किसी भी एकेडमी को, अच्छी सी एकेडमी आपको लगती हो, आपने उनके फुल कोर्स टेस्ट अगर वो ले रहे हैं ना, फुल कोर्स फर्स्ट ईयर, फुल कोर्स सेकंड ईयर, आपने वो उनके दे देने हैं। अपने आप को थोड़ा चेक कर लेना है। 7 डेज़ में आप आराम से कुछ ना कुछ कर लेंगे, पढ़ लेंगे और वो टेस्ट आपने दे देने हैं। स्कोर का कोई गम नहीं करना, बस थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस सतह पे खड़ा हूँ और मैं कैसा परफॉर्म कर सकता हूँ आखिर में। और उसके बाद चूंकि आपके पास 15 और डेज भी होंगे रिवीजन में, आखिरी डेज में आपने कोई टेस्ट या किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी, अपनी तैयारी करनी है, अपने एमसीक्यूज और अपनी चीज़ें। ये 2 टेस्ट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप दे दें, आप, क्योंकि वो टेस्ट का प्रेशर और वो सब कुछ आप जान लेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। और वो 2 टेस्ट आपने कैसे देने हैं उनका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली जिस तरह अभी मैं आपको तरीका टेस्ट का बता रहा हूँ, इस पे जिस तरह आपने टेस्ट भी इसी तरह करना है, और आप जब एमडीकेड में बैठे होंगे आपने वो टेस्ट भी इधर उस तरह करना है। तरीका किस तरह है ये मुझे अपने सीनियर्स ने, मैंने फर्स्ट ईयर में दिमाग में अपने लिए सेट किया था। अभी दोबारा मैंने उनसे पूछा है, क्योंकि हमारे टाइम में भी ईटा था उस टाइम, तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे पहले तो, लेकिन फिर जाके एनएमडीकेड हो गया हमसे 1 साल पहले, तो फिर हमारे टाइम में भी एनएमडीकेड था। तो मैंने उन सीनियर से पूछ के और अभी दोबारा मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि किस तरह था। आपने टेस्ट को डिवाइड करना है 3 फेजेस में। अपने टेस्ट को आपके लोग के लिए तो आसान भी हो गया है, 3.5 घंटे है, 3.5 आवर्स आपको मिलेंगे। टेस्ट को अपनी 3 फेजेस में किस तरह डिवाइड करना है। फर्स्ट, आपको टेस्ट मिला, आराम से पानी पी के आराम से माइंड से स्टार्ट करना, बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ के आराम से आपने स्टार्ट करना है। कैसा, बायो पे आपने सबसे पहले आना है। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा आप बायो पोर्शन पे पहले आएँ, और आपने हर एक एमसीक्यूज नहीं करना, फर्स्ट रीड आउट करना है। 1 घंटे में आपने 1 आवर और 1.5, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका 1.5 आप कर लें, 1.5 आवर। 1.5 आवर में आपका पहला जो रीड आउट है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपको जो एमसीक्यूज बिल्कुल 100% आ रहे हैं ना, आपने सिर्फ वो वाले कर लेने हैं। जो एमसीक्यूज आपको 100% आ रहा है, आपने सिर्फ वो वाले कर लेने हैं। और एक बात और, आपके साथ बबल शीट होगी, उस पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और उसकी ये 15 डेज़ में उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि आप उधर नए नए ना हो, आपके लिए बबल शीट नई ना हो। और बबल शीट आपने बार बार चेक करती रहनी है, क्योंकि अगर आपका एक एमसीक्यूज कहीं इधर उधर हो गया, उसके बाद आपने देखा नहीं है, तो आपका पूरा सीक्वेंस गलत हो सकता है, आपकी टीक एमसीक्यूज आपके लिए गलत हो सकते हैं। अच्छा, आपने एक रीड आउट देनी है। एक रीड आउट किस तरह, फॉर एग्जांपल आपने बायो में स्टार्ट कर लिया, आपको पहला नहीं आ रहा, इट्स ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 5वां आ रहा है, सही है, आपने ये कर लिया, छठा आ रहा है, 8वां आ रहा है, 10वां आ रहा है और ये आ रहा है, आप कर लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 80 तक एमसीक्यूज निकाल लेंगे। ये 80-90 तक एमसीक्यूज इस तरह होंगे ना, 80-90, ज़्यादा की बात मैं नहीं कर रहा, 80-90 या 100 तक भी हो सकते हैं आपके, कि वो उस पर आप 100% श्योर है, वो आपके 100% ओके है और आपको फुल आते हैं, आपने वो सिर्फ कर लिया इनमें से, बाकी आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि आप इस तरह करें, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि 3 फेजेस में डिवाइड करने का फ़ायदा क्या था आपके लिए। अभी दूसरा फेज़ आ गया, 1.5 आवर में आपने पहला फेज़ कर लिया, आपके 100 एमसीक्यूज हो गए, 90 हो गए, 80 हो गए, 80, 90, 100, आप इन तीनों में से एक पे आ जाएंगे। उसके बाद आप आ गए सेकेंड फेज़ पे। सेकेंड फेज में आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके रहते थे या जो बाकी थोड़े सोच वाले रहते थे, आपने उनके ऊपर आना है, करते जाना है। लेकिन अगर कोई आपसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपने अपने साथ कलरफुल 2-3 पेन लेके जाना है ना, उनको एक किसी पेन पे टिक कर देना है, रेड पे या वट एवर, आपने उस पर आगे निशान कुछ बना लेना है। ये मुझे ज़्यादा टाइम लेगा, उसको आपने फेज 3 के लिए छोड़ लेना है, और बाकी जो जो आपसे हो सकता है आप वो कर लें। आप उनमें से दूसरा जो 1 घंटा है, आप उसमें आराम से 40 to 50 और 60 और निकाल लेंगे। 50 मोस्ट प्रोबेबली आपके 60 तक निकल आएंगे, तो 160 और 150 इसके ऊपर आप स्टैंड कर रहे हैं। आपके 2.5 आवर गुजर चुके हैं, 1 घंटा आपका रहता है।
1 घंटे में आपके 50 MCQs में से 30 MCQs ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल्स होंगे और 20 MCQs लेट से ऐसे हैं कि उनका आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसा है और क्या नहीं है, उनमें से आपको कुछ आइडिया नहीं है उसका। वो 30 MCQs जो है उनको आपने टाइम दे देना है, आराम से करना है। MCQs के साथ जिद नहीं पकड़नी। अगर आप से एक MCQs ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो एक आपको अजीज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपने ये नहीं करना कि इसको तो मैंने करके ही रहना है, नहीं, उसको स्किप करो, कोई बात नहीं, उसको स्किप करो। 1 2 5 MCQ स्किप करने से अगर आपका और टेस्ट अच्छा हो सकता है तो वो 5 MCQ खुद आराम मत करें उनको, स्किप करिए आपने। तीसरा फेज आपका चल रहा है, 2.5 आवर गुजर चुके हैं, आपके 40 to 50 MCQs रहते हैं। इसमें से 30 MCQs ऐसे होंगे या 20-25 ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल्स के होंगे, जो टाइम लेते, आप उनको टाइम दे दें, आप उनको 2-2 मिनट तक दे सकते हैं, 2 मिनट तक। अभी आखिर में आपके पास रह जाएंगे कोई 20 MCQs इस तरह जो आपको नहीं आ रहे होंगे, सही बात, कोई नहीं है उनमें से 1-2 ऑप्शन को एक्सक्लूड करके दो जो आपको बस पहली नज़र में जो सही लग रहा है उसी पे मारे डायरेक्ट तो का और वो करे। अगर आपको 5-6 आपके इस तरह के कि आपको उनकी कक समझ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको, तो आप वैसे गेस तो का ना मारे, आप एक ऑप्शन पकड़ लें, ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। 5 में से आपके 2 तो सही हो जाएंगे, मुझसे ले लें, आप एक ऑप्शन पकड़ लें, कोई भी, मोस्ट प्रोबेबली बी पकड़ ले या सी, बट बी ज़्यादातर अच्छा रहता है, तो बी आपने पकड़ लेना है। ख्याल है ये स्ट्रेटजी है टेस्ट की। इस स्ट्रेटजी का मतलब क्यों मैं इस तरह क्यों करूँ, मैं स्टार्ट से क्यों ना करूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अगर आप स्टार्ट से फुल टेस्ट के माइंड में है कि आप फुल टेस्ट कर रहे हैं, आपके पास पहला MCQ आया, आपने गलत, आपको नहीं आ रहा, टेंशन में, दूसरा ये भी नहीं आ रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपको आ रहा है लेकिन पहले 5 आपको नहीं आ रहा, आपका दिमाग कहेगा भाई मामला तो खतरनाक है, पहले 5 नहीं आ रहे, आगे कितने नहीं आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप फेजेस में टेस्ट को डिवाइड करेंगे ना, तो आपको पहला नहीं आ रहा, आपका दिमाग उसको स्किप करता जाएगा, बोझ नहीं बनाता जाएगा, स्किप। आप करेंगे कि मुझे आ रहा है, इसके ऊपर मैं सोचूंगा, मुझे बाद में आएगा। फेजेस में आप ये सोचेंगे कि इसके ऊपर मैं बाद में सोचूंगा, थोड़ा मुश्किल है, इसके ऊपर रिकॉल करेंगे। दिमाग हमारा काम भी इस तरह करता है, आपने पहले आसान से स्टार्ट लिया, करते गए आपके दिमाग की रिकॉलिंग तेज़ होती गई और आपको चीज़ें याद आना स्टार्ट हो गई। बास प्रॉबेबली आपने बोर्ड एग्जाम्स में और उसमें देखा होगा कि हमने जब एक चीज़ को एक रीड दी होती है, हमें एग्जाम में वो भी याद आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ भी आपके साथ इस तरह होगा। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। और आखिर में कुछ बातें हैं कि देखो, अभी 30 दिन रह गए, मेरे खुद अभी अपने एग्ज़ाम के लिए मेरे 46 डेज़ रह गए, मैंने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, बट ये 45 डेज़ जो आगे आने वाले हैं उनको मैं अपने लिए एक हेल बना दूंगा, मैंने कर लेना है। मैं अपने लिए मैं सख्त से सख्त कर दूंगा ये 45 डेज़ आगे वाले मेरे, और मैंने कर लेना है इंशाल्लाह। यही आपके लिए है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, अगर अभी तक आपने सीरियस नहीं लिया ना, 30 डेज़ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपने सीरियस लिया भी है, आप थोड़े लूज़ हो गए हैं थोड़े, उसकी वजह से 30 डेज़ है आपके पास, 30 डेज़ आप उनमें बहुत कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ अभी टाइम वेस्ट करना बंद कर दे, क्योंकि अगर आपने अभी टाइम वेस्ट कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट के बाद आप इन्हीं दिनों को कोस रहे होंगे और ख़ुद को भी कि मैंने ऐसे क्यों किया था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ वो एक जुमला मेरे लिए काफ़ी था। मेरे एक बड़े अजीज़ भाईजान हैं, वलीद भाईजान, KMC में है वो, हमारे कैडेट कॉलेज में हमारे सीनियर थे, बेस्ट सीनियर थे हमारे। तो मुझ पर टेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई थी ईटा के दिनों में, मेरे जो इनडिकेट के दिन थे। तो मैंने उनको कॉल की, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं उनके साथ मिला, उन्हें मुझे एक बात की और वो बात मेरे बड़े दिल को लग गई, और मैं कहूँगा कि वो बात मुझे ही यहाँ तक पहुँचा के लिए। मैं उनको कहा था कि मैं डर रहा हूँ कि मैं कहीं रह ना जाऊँ, क्योंकि उस टाइम मेरी बोर्ड में पोजीशन भी आ गई थी। तो मैं बड़ा टेंशन में था, क्योंकि वो जिम्मेदारी थी एक कि पोजीशन किस तरह आई है अगर ईटा में उसके मार्क्स नहीं आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि सतार, अगर तुम्हें ये डर है कि कहीं तुम रिपीटर ना बन जाओ, तो ये लिखवा लो मुझसे और लिख लो खुद भी, और ये जगह भी याद कर लो कि तुम अगले साल भी रिपीटर होगे और तुम यहीं पे होगे। लेकिन अगर तुम कह दो कि नहीं यार बस मैं थक गया हूँ, मैंने और कुछ नहीं करना, बस निकाल लेना है इस दफ़ा टेस्ट को, मैंने निकल जाना है मेडिकल कॉलेज, तो तुमने निकाल ही देना है। और वही हुआ। मैंने कहा कि नहीं यार बस हो गया है, बस और नहीं, 1 साल और नहीं कर सकते कहीं ना, फ्रेश है, आ गए हैं, रिजल्ट दे दिया है, बस 1 साल ज़ाया नहीं कर सकते। दरमियान में बहुत मज़े की मेमोरी सेकेंडरी में बनी है,
डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज ट्रांसफ़र करना है, दरम्यान में गैप नहीं रखना। वही बात थी और मैंने थोड़ी मेहनत की, ज़्यादा नहीं कि बस थोड़ी की, थोड़ा लगा करम हुआ और पहुंच गया मेडिकल कॉलेज में। तो आपके लिए भी यही है कि पकड़ लें बस कि मैंने निकल के आना है और इस दफ़ा मैंने जाना ही जाना है, और प्रॉमिस कर लें कि मतलब मैंने जाना ही जाना है। मैं खुद से वादा करता हूँ बस यार, मैं और नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह और कुछ आपको नहीं कहता, मार्च में आपने वाइट कोट पहना होगा और आप फिर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अपने 30 डेज़ को अपने लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बनाएं और सही पढ़े, सही पढ़े, सही पढ़े, मज़े करें, फिर मज़े करें। खैर अभी भी हमारे पढ़ने के दिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोबेबली आपको कोई टेंशन नहीं होती, इधर टेंशन नहीं होती, आराम और सुकून से होते हैं। आपने एक कैरियर बना लिया है, आप अभी डॉक्टर साहब हैं, यू आर डॉक्टर साहब ना, फिर आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगी। सो या, ओवर एंड आउट।